Hello guys, once again welcome back in our online classes. This is your Rajendra Bajaj sir. किसी ने क्या खूब कहा है कि हो गई है कैसी अपनी ये जीवन शैली, हो गई है कैसी अपनी ये जीवन शैली, पानी हुआ जहरीला और हवा हुई विषैली। माय डियर स्टूडेंट्स, इसी से रिलेटेड आज हम अपना लेसन नंबर 3 लेके आए हैं। इसका नाम है योगा एंड लाइफ स्टाइल। हमारे जीवन में जो आज का एनवायरनमेंट है, जो हवा का लेवल है वो कितना ज़्यादा गिर गया है, उसमें कितना पोल्यूशन हो गया है, पानी कितना पोल्यूट हो रखा है, कितना दूषित हो रखा है, ये आपसे छुपा नहीं है। इसके अलावा जो बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, सबको जो है उनके जीवन में अपने अपने लेवल में एक अपना टेंशन है, तनाव है। किसी का खाने का कोई रूटीन नहीं है, टाइम टेबल नहीं है, किसी का काम करने का जो है टाइम टेबल नहीं है, क्योंकि 24 आवर्स भी कम लगते हैं आज के टाइम में इंसान को। तो ऐसी सिचुएशंस के अंदर जब भागदौड़ भरी जिंदगी है तो उसमें बीमार होना या बीमारियां इंसान को पकड़ लेना एक आम बात है, स्वाभाविक है। सॉरी, हमारी जो लाइफ स्टाइल है इसमें सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो है तनाव की, जिसमें बच्चों को एग्ज़ाम की टेंशन, पढ़ाई की टेंशन, बड़ों को जॉब की टेंशन, इनकम की टेंशन या अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने की टेंशन रहती है। तनाव का दुनिया में देखा जाए तो एक्चुअली में टेंशन का कोई इलाज नहीं है। देयर इज नो एनी मेडिसिन इन द वर्ल्ड इसके लिए। इसको अपने लाइफ स्टाइल में आप बदलाव करके और योगा और मेडिटेशन के जरिए ही आप इससे आप मुक्ति पा सकते हैं। तो आज हम जो चैप्टर है हमारा, इसका नाम है योगा एंड लाइफ स्टाइल, यानी हमारे योगा से क्या फ़ायदा है और लाइफ स्टाइल में उससे होने वाली जीवन से में जो हम जिस शैली से जी रहे हैं उसमें होने वाली बीमारियां कौन सी और कौन सी बीमारी के लिए किस प्रकार का योगा हमारे काम आता है। तो अब इसके लिए हम जानते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं योगा क्या चीज़ है। आसन एज प्रिवेंटिव मेजर्स, यानी वो आसन जो निवारक उपाय हैं या कह सकते हैं कि रोकथाम संबंधी उपाय हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। आसन refers to the many positions in which a person sits or stands to do yoga. आसन कई पदों का संदर्भित करता है जिसमें एक व्यक्ति बैठता है या योग करने के लिए खड़ा होता है। It is a Sanskrit word which means a physical posture. ये एक योगा जो है, आसन जो है ये संस्कृत का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है शारीरिक मुद्रा, फिजिकल पोस्चर। और आसन मीन्स बेंडिंग एंड स्ट्रेचिंग द बॉडी। विभिन्न प्रकार के शारीरिक आसन का अर्थ है शरीर को झुकाना और खींचना। द स्टिमुलेट्स ब्लड सर्कुलेशंस, बैलेंस द नर्वस सिस्टम, बेनिफिट्स द वेरियस सिस्टम्स रनिंग इन आवर बॉडी लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम्स, नर्वस सिस्टम्स, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम्स, मस्कुलर जॉइंट्स एक्सेट्रा। यह रक्त परिसंचरण को उत्तेजित करता है, तंत्रिका तंत्र जो आपका है उसको कंट्रोल करता है या संतुलित करता है। हमारे शरीर में चल रही विभिन्न प्रणालियां, ठीक है, हमारे शरीर में चल रही जो विभिन्न प्रणालियां हैं, सिस्टम्स हैं, वो जो जैसे कि आपका पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, जॉइंट्स एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों को जो है ये कंट्रोल करते हैं। आसन्स आर बेनिफिशियल फॉर द माइंड, साइक एंड चक्रस। आसन जो है ये सब इन सब चीज़ों को लाभ पहुंचाता ही है, और उसके साथ में आपके आसन जो है मन, मानस और चक्रों के लिए भी फायदेमंद है। आपका जो मन है, ठीक है, उसको भी कंट्रोल करता है। माइंड, साइक एंड चक्रस, सबसे बड़ी जो चीज़ है तो वो मन ही है जो हमारे को कंट्रोल नहीं होता है, बेचैन रखता है। तो उसको भी आसन है ये उसको कंट्रोल करने में, या आपके जो एनर्जी सेंटर्स होते हैं, जो चक्र होते हैं बॉडी के अंदर, उनको कंट्रोल करता है, उनके लिए फायदेमंद होता है ये। Thus preventing from many type of lifestyle diseases, इसलिए कई प्रकार के जीवन शैली की जो बीमारियां हैं, आसन्स also help in reducing stress, treating anxiety and make a person mentally rejuvenated। बहुत बड़ी बात है कि कई प्रकार की जीवन शैली की बीमारियां आसन तंत्र को दूर करने, जैसे कि आपके तनाव को दूर करना, चिंता का इलाज करना,
और मानसिक रूप से एक व्यक्ति को फिर से जीवंत बनाने में मदद करता है आसन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम जो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जी रहे हैं, वो जी तो रहे हैं, लेकिन वो जिंदगी नहीं है। तो एक मनुष्य को जीवंत बनाने में जो मदद करता है वो सिर्फ योगा है या उसके आसन से। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं हमारी जीवन शैली में होने वाली। बेटा देखो, मैं आपको इसके बारे में एक बताता हूँ कि हमारी जीवन शैली में जो हम खान पान रखते हैं, या तो समय पे खाते नहीं है, या बहुत ज़्यादा खा जाते हैं, या फिर बाहर का फास्ट फूड वगैरह खाते हैं, तो ऐसी चीज़ों से हमारी लाइफ स्टाइल जो के अंदर हमारी बीमारियाँ कौन कौन हो सकती है। उसमें आपका मोटापा है, रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर है, ठीक है, बीपी हो जाता है, ओबेसिटी हो जाता है, या आपको अस्थमा हो जाता है, सांस की बीमारियाँ हो जाती हैं, टेंशन्स के अंदर आ जाते हो आप, डिप्रेशन जैसी बीमारियां इसके अंदर आपके आ जाती हैं लाइफ स्टाइल की, हमारे जो जिस जीवन शैली को हम जीते हैं उसके अंदर। तो आज वीडियो को ज़्यादा नहीं लेके फर्स्ट पार्ट में हम ओबेसिटी की बात करेंगे, यानी आपके जो शरीर में खान पान के कारण जो मोटापा आता है, तो उस डिजीज की बात करेंगे, ओबेसिटी यानी मोटापा। देखो, एक मोटापा होने से ना 95% बीमारियां जो है वो मोटापा के कारण ही आ जाती है, जिसके अंदर आपका बीपी लगा लो, आप अस्थमा के कारण यानी सांस की बीमारियां जो है वो भी मोटापा के कारण आ जाता है, घुटनों में जोड़ों में दर्द होना भी मोटापा के कारण हो जाता है, और मोटापा से हार्ट में डिजीज वगैरह जो जितनी भी हैं वो भी मोटापा के कारण होती हैं, हार्ट अटैक्स वगैरह। यानी मोटापा एक मेन बीमारियों की कारण जड़ है, ओबेसिटी जो बीमारी है, डिजीज है, जो लाइफस्टाइल डिजीज है उसकी। तो उसकी रोकथाम के लिए हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में पॉइंट है। पहले तो हम जानते हैं ओबेसिटी है क्या। The excess weight or deposition of excess fats on body is called obesity. आपका वजन ज्यादा होना या फैट्स का शरीर में बहुत ज्यादा जमा हो जाने को हम ओबेसिटी कहते हैं। It leads to various diseases like diabetes. ये जैसे कि मैंने आपको बताया, बात कर रहा था, ये कैसी बीमारियों को आपको एक डायबिटीज जैसी बीमारी को ये इनवाइट करता है। हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन, लोअर पिल्मोनरी फंक्शंस, लोअर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब मोटापा है तो 50 बीमारी है आपके उसके साथ में। ओबेसिटी इज ए कंडीशन वेयर योर बॉडी मास इंडेक्स इज हायर देन 30। ओबेसिटी को कैसे नापा जाता है? देखो बेटा, एक बात बताता हूँ मैं आपको कि ओबेसिटी कब होती है। ओबेसिटी यानी मोटापा आपको कब कहोगे कि मामले ये ओबेसिटी है या मोटापा है, ठीक है। तो इसके पिछले चैप्टर में जब हमने बात किए थे आपके स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन के अंदर, तो उसमें भी एक टॉपिक था, तो मैंने इसी चैप्टर के लिए वहाँ पे उस छोटे से टॉपिक को छोड़ दिया था। इसका नाम था BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स। हम बॉडी मास इंडेक्स से ये जान पाते हैं कि हमारे BMI कितना है, हम ओबेसिटी यानी हम मोटे हैं कि नहीं है। अभी आपको पता है कि ओबेसिटी का जो आपके शरीर में कितना वजन है, आपकी हाइट कितनी है, और उसके मुताबिक जो आपका शरीर है वो कितना फिट है, ये आप जान सकते हैं बॉडी मास इंडेक्स के द्वारा। तो इसका एक आपको बीच में भी कई बार क्वेश्चंस आते हैं, कई बार आपके कि बॉडी मास इंडेक्स का क्या प्रोसीजर, बॉडी मास इंडेक्स क्या चीज़ है, ठीक है। तो बॉडी मास इंडेक्स जो है ना, वो आपको एक हेल्दी इंसान का बॉडी मास इंडेक्स वो 18.5, याद रहे 18.5 to 24.9, ये एक हेल्दी यानी नॉर्मल मनुष्य का बॉडी मास है, ठीक है। बॉडी मास इंडेक्स के अंदर ये होता है। इसका जो निकालने का तरीका है कि अगर आप अपना बॉडी मास इंडेक्स में देखना चाहें कि आपका शरीर में कैसे क्या है, तो उसमें आप क्या करेंगे कि आपकी जो नॉर्मली आपका वजन है, यानी वजन मास लगा लो आप, या केजी लगा लो, मास बोल रहे केजी बोलो, केजी ऑब्लिक आपकी जो हाइट है उसको हाइट मीटर स्क्वायर, यानी जो भी हाइट है उसकी मीटर स्क्वायर के अंदर वो इसको जब निकालेंगे तो आपका ओबेसिटी आ जाएगा कि कितना है आपका अंदर, BMI आ जाएगा, आपका बॉडी मास इंडेक्स आ जाएगा कि कितना पॉइंट है। तो 18.5 से लेकर के 24.9 जो है BMI वो नॉर्मल है, बेस्ट है। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसी के साथ रिलेटेड बात है, या जो इसमें आगे तो नहीं है, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि एक जेंट्स के लिए कितना या बॉयज़ के लिए कितना जो वज़न शरीर में हमारी एज के मुताबिक, ठीक है, या हमारी हाइट के मुताबिक कितना वजन होना चाहिए। तो सिंपली मैं आपको इस चीज़ फॉर्मूला बता देता हूँ, वैसे वो जो आपकी लाइफ टाइम में भी काम आता है, वैसे स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन में था भी, और आप इस फिजिकल एजुकेशन में कई बार पूछा भी जाता है। तो 5 फीट हाइट जिस लड़के की है या बॉयज़ की हाइट है, उसकी जो नॉर्मली वेट है उसका 50 kg होना चाहिए, 50 kg होना चाहिए। अब इसका मतलब
ये इसके आगे बिल्कुल ये नहीं होता है कि यहाँ तक की हाइट के लिए सिर्फ ये कि बॉयज़ के लिए 5 फीट हाइट में कितना वजन होना चाहिए, 50 kg होना चाहिए, और गर्ल्स के लिए यही वजन कितना होना चाहिए, 49 kg होना चाहिए। अब इसके आगे जब आपकी हाइट बढ़ती है, ठीक है, यानी आपकी पर इंच मतलब अगर आपका 5 फीट 1 इंच आपकी हाइट है तो आपका 50 प्लस 1.9, बॉयज़ की बात कर रहा हूँ मैं, 1.9 kg इसके एक्स्ट्रा बढ़ना चाहिए। यानी अगर आपका 5.4 हो गया तो 1.9 मल्टीप्लाई बाई 4 करके और जितना है उसका आपका यहाँ पे आ जाएगा कि आपका लगभग 7.6 ग्राम आपका वजन यानी जो भी होगा वो हो जाएगा। तो वो हाइट को क्या करोगे आप, इसमें मतलब क्या फॉर्मूला बताया हमने, इसका फॉर्मूला ये बताया कि आपका जितनी हाइट है तो 5 फीट तक 50 kg है, और उसके बाद में पर इंच जितना ऊपर है आपके हाइट में उसका 1.9 बॉयज के लिए प्लस करते चले जाओ, ठीक है। 1 इंच के लिए 1.9 है, तो इसी में अगर 2 इंच है, 3 इंच है, 4 इंच है, 5 है तो 1.9 प्लस 1.9 प्लस 1.9 जितना भी होगा आपका वो आपकी हाइट वेट हो जाएगा, और वो वेट आपका सही वेट आएगा, नॉर्मल वेट आएगा। इसी प्रकार गर्ल्स के लिए जो है वो 49 kg 5 फीट के लिए हाइट के लिए है, और 5 फीट से अबाव अगर कोई जितना भी उसका इंच है उसके मतलब 1.7 प्लस करने से जो उसका हाइट है उसके मुताबिक जो वजन निकलता है वो उसका परफेक्ट वजन वेट होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था हमने जो वेट के बारे में बात करते। तो क्या है, ओबेसिटी इज ए कंडीशन वेयर योर बॉडी मास इंडेक्स इज हायर देन 30। ओबेसिटी वो कंडीशन होती है जब आपका BMI 30 से अबाव हो, यानी 24.9 मैंने आपको बताया ये क्या था, ये नॉर्मल था, एक फिट बॉडी थी। 25 से लेकर के 30 तक क्या होता है, वो एक फैटी बॉडी है आपकी, लेकिन 30 से अबाव अगर आप चला जाता है तो ये चीज़ें आपकी हाइट जो हो जाती है तो ये ओबेसिटी में आ जाता है, बीमारियाँ इन्वाइट करना शुरू हो जाती है। देयर आर वेरियस रीजंस ऑफ ओबेसिटी सच एज लैक ऑफ प्रॉपर एक्सरसाइज। कई कारण हो सकते हैं ओबेसिटी के, जिनमें से एक समय पर एक्सरसाइज ना करना, ईटिंग हैबिट्स हमारी सही ना होना, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी बहुत सारे हैं, ठीक है, इनोरेसिन ग्लैंड्स प्रॉब्लम्स और फैमिली टेंडेंसी जो है, पारिवारिक सिचुएशन जो है वो भी हमारी इस चीज को कारण बनती है ओबेसिटी का। अब हम बात करें कि इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से आसन या योगा हैं जो इसके अंदर हमारी हेल्प करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा इसको ठीक करने के लिए, वो है वज्रासन। वज्रासन क्या होता है कि ये हमारे वज्रासन से जब भी हम इसको किसी भी टाइम कर सकते हैं और खाना खाने के बाद में करना तो ये बहुत ही अच्छा रहता है, इससे डाइजेशन सिस्टम हमारा परफेक्ट बन जाता है, तो ओबेसिटी नहीं होती। जो भी हम खाते हैं फैट्स वगैरह होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह होते हैं, उसको डाइजेस्ट करने में ये बहुत हेल्प करता है। प्रोसीजर क्या है इसका, इट इज डन इन सिटिंग पोस्चर। ये आपको जैसे कि पिक्चर में आप देख रहे हो कि ये इसकी पोजीशन है, उसके अंदर पूरा डिटेल से आपको फोटो के अंदर पिक्चर में बताया रखा है, आप वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक है। इट इज डन इन सिटिंग पोस्चर, स्टैंड ऑन द नीज विद द लोअर लेग्स। सबसे पहले आपने क्या अपना घुटने टेक करके खड़े हो जाना है, यानी घुटने टेक दिए आपने जमीन के ऊपर, और उसके बाद ऊपर का बाकी जो ऊपर का हिस्सा जितने से ऊपर वो स्ट्रेट खड़ा किया आपने। उसके बाद में जैसे इसमें दिखाया कि बैठना है, स्टैंड ऑन द नीज विद लोअर लेग्स टुगेदर एंड स्ट्रेच्ड बैकवर्ड। उसके बाद अपने पाँव की पोजीशन जो आपने ठीक करना है, पाँव के पीछे वाले को खींचना लंबा, बैकवर्ड्स द टू बिग टोज क्रॉसिंग ईच अदर। और जो टोज हैं इसको, यानी ये बिग टोज यहाँ पे दिया हुआ है, जो आपके पंजे हैं यहाँ पे, इनको खींच करके आगे की तरफ, उसके बाद में इनको क्रॉस करके, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर रख करके यहाँ पे रखना है, पाँव सीधे रखना है एकदम स्ट्रेच किए हुए। देन लोअर द बॉडी एंड सिट ऑन द योर हिल। उसके बाद में बॉडी को नीचे लाओगे धीरे धीरे और अपने एडियो के ऊपर आप बैठ जाओगे, ठीक है। रेस्ट योर बुटक्स ऑन द हील्स एंड द टाइट्स ऑन द स्काफ मसल्स। और अपने सारे मसल्स जो पाउंड के मसल्स हैं या जांग के मसल्स हैं उनको आप टाइटली रखोगे। कीप द हैंड्स ऑन द नीज, जैसे कि आपने दिखा रहे हैं यहाँ पे कि हाथों को आप जो अपने नीज के ऊपर रख सकते हो। एंड कीप द हेड स्ट्रेट, और आपका सर जो है एकदम से सीधा रहेगा, यानी एकदम से आपका स्ट्रेट रहेगा। कंसंट्रेट ऑन ब्रीथिंग, यहाँ पे आपने जैसे रखा अपने सांसों पे आपने कंसंट्रेट करना है। स्टार्ट इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग, और यहीं पर श्वास को अंदर लेना और श्वास को छोड़ना की कार्रवाई आपने करनी है, सांस के ऊपर ध्यान देते हुए सांस को लेना है। अब हम बात करते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। वज्रासन मॉडिफाइज द ब्लड फ्लो इन द लोअर पेल्विक रीजन्स। इट इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत अच्छी हेल्प करता है। इट हेल्प्स टू प्रिवेंट एसिडिटी एंड अनक्लियर अल्सर्स बाय इंप्रूविंग द डाइजेशन। तो ये क्या कहता है कि अल्सर जैसी चीज़ों से और एसिडिटी जैसी बीमारियों से, इट हेल्प्स टू प्रिवेंट एसिडिटी एंड अल्सर्स बाय इंप्रूविंग द डाइजेशन। तो डाइजेशन जब आपका अच्छा हो जाएगा तो आपके अंदर एसिडिटी जैसी बीमारी नहीं होगी, अल्सर जैसी बीमारी जो आपके शरीर में नहीं होगी, उनसे में ये बचाता है। इट्स ए गुड मेडिटेटिव पोज फॉर दोज सफरिंग फ्रॉम सेसिटिसिया एंड सर्व लोअर बैक प्रॉब्लम्स।
तो इट इज़ गुड मेडिटेटिव पोज फॉर दो सफरिंग फ्रॉम साइटिका एंड सर्व लोअर बैक प्रॉब्लम्स। तो साइटिका क्या होता है, जो नीचे के लिए हिस्से, पाँव के नीचे के हिस्से में जो जोड़ों में दर्द रहता है, पाँव मसल्स में जो दर्द पेन रहता है, उसको हम साइटिका कहते हैं। ये साइटिका एंड सर्व लोअर बैक प्रॉब्लम्स, और लोअर बैक प्रॉब्लम्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए ये पोजिशन हमारे लिए, ये आसन जो है ये अच्छा रहता है। सुप्ता वज्रासन स्ट्रेंथन्स द मसल्स इन बैक, ये हमारे को जो है मसल्स, बैक की मसल्स हैं, नेक की मसल्स हैं, चेस्ट की जो है इनकी मसल्स को मजबूत करता है। इट एक्सपेंड द चेस्ट एंड इज गुड फॉर लंग्स प्रॉब्लम्स, ये हमारी चेस्ट को भी बढ़ाता है और ये लंग्स प्रॉब्लम्स के लिए भी ये आसन बहुत अच्छा है। यानी इन बीमारियों के जो नाम बताए हैं आपको, इन बीमारियों के लिए भी ये वज्रासन हमारे लिए अच्छा है। मेन चीज़ है कि हमारी ये डाइजेशन सिस्टम को अच्छा करता है, जिसके कारण हमारी काफ़ी अल्सर और एसिडिटी जैसी बीमारियां हैं, ठीक है, साइटिका जैसे पेन है जो पाँव के नीचे के हिस्से में होते हैं, और भी कई लोअर बैक प्रॉब्लम्स जो हैं उनमें ठीक रहता है। अगले अगर हम बात करें कि इसके बेनिफिट्स की, हम बात किया अब इसके अंदर में किसको नहीं करना चाहिए उसके बारे में बात करें, तो वज्रासन शुड नॉट बी प्रैक्टिस्ड बाय दो सफरिंग फ्रॉम सेवर नी पेन, जिसको घुटने में दर्द रहता है उनको ये आसन नहीं करना चाहिए। दीज आसन शुड बी अवॉइडेड बाय रिसेंट सर्जरी पेशेंट ऑफ लेग्स और वेस्ट, जिसने अभी कमर पे पाँव की जो सर्जरी वगैरह करवाई हो तो उसको भी आसन नहीं करना चाहिए। इफ फील एनी पेन इन द एंकल्स ड्यूरिंग वज्रासन, अगर आपके एंकल में, घुटनों में कोई दर्द होता है, आपको दर्द फील होते हो और करते हो आप, तो रिलीज द पोज एंड मसाज द एंकल विद द हैंड्स, तो उसी वक्त आपने पाँव को, पोज को छोड़ करके जो एंकल्स की मसाज करनी चाहिए उसको ठीक करने के लिए। तो ये हमारे कुछ चीज़ें ध्यान रखना चाहिए कि किसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि योगा जो है ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। आसन जो है उनको ज़बरदस्ती करने से वो नुकसान करता है। आपको ढंग से उसको तरीके से जो आसन करते हो तभी वो आपके फायदेमंद होंगे। और किसको करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए ये ध्यान जरूर रखना चाहिए इस चीज़ के अंदर। अगला हम बात करते हैं बेटा हस्तासन, क्योंकि हम बात करें ओबेसिटी, यानी आपकी जो ओवरवेट बीमारी जो है उसको ठीक करने के लिए कौन कौन से आसन है, तो उसका दूसरा आसन का नाम है, वो कौन सा है, हस्तासना। हस्तासना की पोजीशन आप पिक्चर में देख रहे हैं, जो पोजीशन है वो साथ साथ में मैंने आपको इसकी पिक्चर लगाई है, तो ये आप इसमें देख पा रहे हैं कि पोजीशन क्या है, ये हस्तासना की पोजीशन है। हस्तासना इज डन इन स्टैंडिंग पोस्चर, खड़े होकर के इसको, इस योगा को किया जाता है। स्टार्ट विद स्टैंडिंग इन ताड़ासन, इसको ताड़ासन के साथ करना है। एंड ट्विस्ट द आर्म्स इन ए वे दैट द पाम्स आर पोजिशन्ड अवे फ्रॉम द torso along with thumbs facing backward. Inhale and along with it brush away your arms out and towards the roof. तो आप जैसे कि इसके आसन में देख रहे हैं कि अपने उत्ताड़ासन यानी अपने पाँव पे खड़े होकर के पूरे शरीर को स्ट्रेच करते हुए ऊपर की तरफ खींचेंगे आप। ऊपर खींचने के बाद यानी पूरा खींचना है बॉडी को, ठीक है, सांस को लेते हुए एकदम से हाथ को ऊपर ले जाएंगे और ऊपर ले जाकर दोनों हाथ को मिलाएंगे ऊपर, उसको खींचेंगे। फिर आपका जो है अंगूठे की तरफ आप उसको देखेंगे इसके अंदर, और ऊपर की तरफ देखेंगे अंगूठे के जहाँ पे आपका हाथ मिले हुए हैं, और बॉडी का पूरा स्ट्रेच यानी उसको खिंचाव जो है वो ऊपर हाथों की तरफ रखना चाहिए। ये इसकी पोजीशन है हस्तासना की। अब इसके फायदे क्या हैं उसकी बात करते हैं, बेनिफिट्स। इसके अगला और पॉइंट्स दे रखे हैं जो कि कैसे से वो मैंने आपको बता ही दिया वैसे शॉर्ट में। ब्रिंग द आर्म्स पैरेलल टू वन अनदर, जो ये बताया हुआ कि पॉइंट्स ही कैसे कैसे इसका आसन, ये पहला पॉइंट था यहाँ पे जो था हस्तासन का। दूसरा पॉइंट जो है ये यहाँ पे दिया हुआ कि ब्रिंग द आर्म्स पैरेलल टू वन अनदर, एक दूसरे के पैरेलल लेके जाओगे। एंड देन विदाउट बेंडिंग द शोल्डर्स, बिना शोल्डर्स को झुकाए हुए मोड़े हुए, ठीक है। पुश द पाम्स टाइटली टुगेदर, अपने जो हथेली है उनको एक दूसरे से जबरदस्त टाइटली प्रेस करोगे एक दूसरे से। एक्सपेंड द एल्बोज कम्प्लीटली एंड रीच अपवर्ड्स, अपने एल्बोज को खोलोगे ऊपर की तरफ और उसमें ऊपर यानी ऊपर की तरफ खींचोगे उसको। देन स्लाइटली स्लैंट योर हेड बैकवर्ड्स, उसके बाद अपने सर को थोड़ा सा पीछे की तरफ झुकाओगे। एंड लुक एट द थम्स, और अपने अंगूठे को देखोगे। तो ये नहीं मैंने आपको जो बताया वो पोजिशंस वही आपको 3-4 पॉइंट्स हैं मैंने आपको दिखा दिया था। द शोल्डर ब्लेड्स नीड टू बी स्लिदर डाउन द स्पाइन, एक्सेल along with the tightly the torso towards the front from the joints of the hip into standing in forwarding bending positions। उसके बाद में जैसे आप करते हो इसको, पहले आप इसको उस पोजीशन में लेके जाओगे और फिर सांस छोड़ते हुए आप नीचे आ जाओगे, ठीक है। तो सांस लेते हुए इस पोजीशन को ऊपर करोगे और सांस छोड़ते हुए नीचे आना है। तो ये हमारा जो था वो हस्तासना था। इसके बेनिफिट्स जो है अगर हम बात करेंगे तो वह ब्रिंग द आर्म्स पैरेलल टू वन एंड, सॉरी ये पॉइंट्स हो गए बेनिफिट्स। इट स्ट्रेचेस द कंप्लीट बॉडी एंड प्रोवाइड ए गुड मसाज टू द आर्म्स, ये आपके शरीर को पूरे को खींचता है, ठीक है। तो इसमें रिलैक्स महसूस होता है, आपको बॉडी में पूरे में मूवमेंट होता है, अंदर की जो मसल्स हैं पूरी टाइटली खिंचाव आता है उसमें अंदर, ठीक है। और आपकी बॉडी की इसमें मसाज हो जाती है।
आर्म्स की, स्पाइन की, अपर एंड लोअर बैक की, एंकल्स की, हैंड की, शोल्डर्स की, काल्फ मसल्स की और थाइस की, यानी पूरी मसल्स की जो है उसकी मसाज हो गई। इट स्ट्रेचेस द ऑर्गन्स ऑफ द स्टोमक, यहाँ तक कि आपके पेट के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सारे ऑर्गन्स को भी खींचता है। एंड एज ए रिजल्ट ऑफ इनहेंसेस द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ द लंग्स, तो ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छा करता है और लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाता है। दिस आसन हेल्प इन इनहेंसिंग द ब्लड सर्कुलेशन ऑफ द बॉडी, और आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको भी ये संतुलित रखेगा, सही रखेगा। इट हेल्प्स इन एनहांसिंग द बॉडी पोस्चर्स, आपके बॉडी का पोस्चर है, शरीर की जो बनावट जो है उसका, ठीक है, उसको भी ये सही रखेगा, जो मुद्रा आपकी। इट हेल्प्स इन alleviating the nervousness and melancholy along with providing asanas of achievement। क्या लिखा है या ये सेंस ऑफ अचीवमेंट है, एक्चुअली थोड़ा सा इसमें स्पेल मिस्टेक हुआ है यहाँ पे, ये मैं वही देखा कि इसमें ये जो आप देख रहे हैं वर्ड, ये सेंस है, ऐसी है ऐसी, तो टाइपिंग मिस्टेक हो गया, कंफ्यूजन। तो हम इसके इट हेल्प्स इन एलिवेटिंग नर्वसनेस एंड ये क्या है, ये मेलकोली, मेलनकोली, तो मेलनकोली का मतलब होता है उदासी, मेलनकोली का मतलब क्या होता है, उदासी। नर्वसनेस है घबराहट, और एलिवेटिंग यानी आपके जो भी पीड़ा या कष्ट है, ठीक है, तो यानी इट हेल्प्स इन हैंडलिंग, आपका जो दर्द है, कोई पीड़ा है उसके अंदर, घबराहट के अंदर, उदासी के अंदर, और सेंस ऑफ अचीवमेंट जो आपको प्रोवाइड कराती है। सेंस ऑफ अचीवमेंट मतलब क्या होता है कि सेंस ऑफ मतलब उपलब्धि, कोई चीज़ को आप अचीव करने की जो आपको सेंस है उसको प्रोवाइड करवाता है ये आपका आसन जो है वो। तो यानी इन चीज़ों के अंदर हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन टाइटिंग द अबाउटमेंट, इट हेल्प्स इन एजिंग साइटिका, ठीक है, तो साइटिका जैसी दर्द के अंदर, पीड़ा के अंदर भी ये हेल्प करता है। अब किसको नहीं करना चाहिए, इन केस ऑफ शोल्डर और नेक इंजरीज, अगर आपका शोल्डर या नेक में कोई चोट है, या एक्सपीरियंसिंग डिजीनेस वाइल स्ट्रेन अपवार्डनेस, एंड इन केस ऑफ एनी अदर मेडिकल कंसर्न्स, कोई भी आपकी मेडिकल संबंधित कोई चीज़ें हैं, जो बीमारी है आपको, जहाँ पे दर्द हो रहा हो आपके कंधे पे या गर्दन पे, तो ऐसी पोजीशन में आपको ये आसन नहीं करना चाहिए। अब हम बात करते हैं तीसरा आसन की, जो कि हमारे ओबेसिटी के अंदर हेल्प करता हुआ है, त्रिकोणासन। तीसरा आसन क्या है, त्रिकोणासन, इसको ट्रायंगल पोज भी कहते हैं। इसका प्रोसीजर क्या है करने का, जैसे कि आप फोटो में देख पा रहे हैं त्रिकोणासन कि पाँव यानी ट्रायंगल कैसे है, क्योंकि आपने इसको आप हैंड्स के ऊपर की पोजीशन और नीचे जाकर के जो आपने लेग से जो ट्रायंगल बनाया हुआ है, ठीक है। दिस इज डन इन ए स्टैंडिंग पोस्चर, सबसे पहले आपको उसमें खड़ा होना है। स्टैंड इरेक्ट विद फीट अबाउट 3 फीट अपार्ट विद नीज स्ट्रेट, ठीक है, 3 फीट की दूरी से अपने पाँव टू पाँव बना करके नीज को स्ट्रेट रखते हुए, ठीक है। रेज बोथ द हैंड्स टिल दे आर इन लाइन विद ईच अदर पैरेलल, जैसे कि आप देख रहे हैं अपने इस फोटो के अंदर कि अपने हाथ को इस प्रकार से उठाना है या बना इसको पोजीशन देना है कि एक दूसरे के सामने, यानी पहले खड़े होकर के, ये जो पोजीशन देख रहे हैं ऐसा नहीं, पहले ही स्टैंडिंग में जो आपको स्टार्टिंग से बता रहा है ये कि सबसे पहले आपने क्या करना है, सीधे खड़े हो जाना है। उसके बाद में आपने अपने पाँव को खोलना है, यानी 3 फीट अपने डिस्टेंस बनाना है पाँव टू पाँव के लगभग, इधर स्ट्रेट विद फीट अबाउट 3 फीट अपार्ट, सॉरी 3 फीट नहीं है वो 3 फीट, यानी वो कंफ्यूजन था कि 3 फीट तो हो ही नहीं सकता, कि 3 फीट यानी आपके जो है उसके अपार्ट विद नीज स्ट्रेट, अपने फीट 3 फीट जो है आपके डिस्टेंस के ऊपर इसको बनाना है। रेज बोथ द हैंड्स, अपने हाथों को उठाओगे, अपने कंधे के बराबर में लेके जाओगे, दोनों हाथों को एकदम से इक्वल पोजीशन के अंदर खड़े खड़े, यानी दोनों हाथों को खोलोगे स्ट्रेट, यानी जमीन से पैरेलल कह सकते हो आप उसको, ठीक है ना। विद ईच अदर पैरेलल टू द ग्राउंड, यानी जमीन से पैरेलल में। इनहेल, सांस अंदर लेंगे। व्हेन यू आर रेजिंग द हैंड्स, जब सांस को आप उठा रहे होते हो ऊपर की तरफ जमीन से पैरेलल में, उस वक्त सांस अंदर की तरफ लेंगे। नाउ बेंड टुवर्ड्स द राइट, अब दाहिनी तरफ झुकेंगे। एंड स्लाइटली बेंड द नीज, हल्का सा क्योंकि घुटना भी आपका ये आपका बेंड होगा क्योंकि आपने इसका आपके टो को टच करने की कोशिश करनी है, नीज। एंड टच द राइट फुट, ठीक है, और आपका राइट फुट जो है आपको उसको टच करना, जैसे आप इसमें यहाँ पे राइट फुट टच कर रखा है, तो इसको टच करने में अगर आप पाँव स्ट्रेट रख पाते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हल्का सा ये बेंड होगा। विद द हैंड्स लुक अपार्ट द लेफ्ट हैंड, अब अपने हाथ की तरफ ऊपर आपका हाथ ऑटोमेटिकली, जैसे आपने इसको बाएं हाथ से दाहिने पाँव को छुआ, ठीक है, तो यार सॉरी बाएं हाथ से बाएं पाँव को छुआ तो आपका दाहिना हाथ ऊपर चला गया, आपने इस हाथ की तरफ देखना है। एक्सेल व्हेन यू आर बेंडिंग डाउन टू टच द फीट, जब आपने सांस लिया, लेते हुए हाथ को खोला, और जब आप झुक रहे हो नीचे तो सांस को छोड़ते हुए नीचे की तरफ आप
झुकेंगे और अपने फुट को टच करेंगे, जो राइट या लेफ्ट जो भी आप पाँव की तरफ जा रहे हो, आप जिस तरफ झुक रहे हो वो आपने उसको छूते हुए सांस को छोड़ेंगे। कीप द आइज ओपन थ्रू आउट द प्रैक्टिस। जब आप ये प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो क्या आपकी आंखें खुली होनी चाहिए, ठीक है। अब वापस धीरे धीरे सांस को लेते हुए वापस आप एक बार फिर से खड़े हो जाएंगे, रिटर्न टू द स्टैंडिंग पोजीशन, वापस आ जाएंगे स्टैंडिंग पोजीशन में। रिपीट दिस विद द लेफ्ट हैंड, टच विद द लेफ्ट फुट। पहले आपने राइट साइड में राइट फुट को टच किया, अब आप रिपीट करते हुए लेफ्ट की तरफ आएंगे और लेफ्ट फुट को टच करेंगे। प्रैक्टिस एज मैनी एज राउंड एज इज कंफर्टेबल। जब तक प्रैक्टिस करें इस राउंड को आप, जब तक आप अपने आप को कंफर्ट फील करते हैं कि आप इसको आराम से कर पाए। मैंने जैसे कि आपको शुरू में बताया कि योगा जबरदस्ती नहीं किया जाता, नहीं करना चाहिए, ठीक है बेटा। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरा क्या है, अब इसकी बेनिफिट क्या है, ये आपके पाँव को, घुटनों को, एंकल्स को, आर्म्स को, चेस्ट को मजबूत करता है। Strengthens the leg, knees, ankles, arms and chest. Stretches the open the lower back regions, groin area, hamstrings, calves, shoulders, chest and spine. पीछे की जो आपकी स्पाइन है, आपकी रीढ़ की हड्डी वगैरह है, ठीक है, या लोअर बैक का जो एरिया है आपका, ये हार्म स्ट्रिंग्स वगैरह हैं, ये मसल्स हैं, तो ये कंधे की मसल्स हैं, इन सबको ये खिंचाव देता है, खिंचती हैं वो, खुलती हैं वो। इंक्रीज मेंटल एंड फिजिकल इक्विलिब्रियम, आपकी मानसिक और शारीरिक क्षमता को बढ़ाता है। हेल्प्स इम्प्रूव डाइजेशन की प्रक्रिया, सिस्टम जो है उसको ठीक करता है, उसको इम्प्रूव करता है। रिड्यूस एंजाइटी, स्ट्रेस, बैक पेन, साइटिका, इस तरह की जो बीमारियां हैं इनके अंदर ये, यानी आपकी जो मैं बताया मेंटली जो बीमारी हो जाती हैं, टेंशन, एंजाइटी या स्ट्रेस वगैरह, तनाव वगैरह जो दिमाग में रहता है, उन सब के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। इससे तनाव मुक्त जीवन जीने में ये हमारी मदद करता है। तो ये था हमारा जो इसका त्रिकोणासन के बेनिफिट। अभी अभी देखेंगे किसको नहीं करना चाहिए। तो अवॉइड डूइंग दिस इफ सफरिंग फ्रॉम माइग्रेन। अगर आप कोई माइग्रेन जैसी बीमारी से, ठीक है, या गर्दन की या बैक इंजरी से या डायरिया जैसी बीमारी से अगर आप पीड़ित हैं तो इसको अवॉइड करना चाहिए। दोज विद द हाई ब्लड प्रेशर, या फिर जिसका ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है, मेड दिस पोज, वो कर तो सकते हैं बट विदाउट रेजिंग देयर हैंड ओवर हेड। तो वो इसके ब्लड प्रेशर की बीमारी है, वो इसको कर तो सकते हैं बोलते हैं, लेकिन ये हाथ जो ऊपर उठाते हैं इसको बिना उठाए ही करें, यानी सिर्फ कमर को झुकाएं आप इस तरफ लेफ्ट साइड में, पाँव को छुएं, और फिर राइट साइड में जाए तो राइट पाँव को छुएं। ऊपर वाला हाथ उठाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रेज देयर हैंड ओवरहेड एज, क्योंकि दिस में फर्दर रेज द ब्लड प्रेशर, क्योंकि ऐसा करने से उनका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थे अपने लाइफस्टाइल से होने वाली बीमारी ओबेसिटी और उसके रोकथाम के लिए किए जाने वाले योगाओं के बारे में। इसमें हमने वज्रासन, हस्तासन और त्रिकोणासन के बारे में जाना कि आसन कैसे किए जाते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपसे अभी एक सवाल ये है कि सब अपना अपना जो हमने BMI के बारे में पढ़ा था, जो BMI के बारे में हमने जाना आपका कि जो बॉडी मास इंडेक्स है, तो आप निकालेंगे उस बॉडी मास इंडेक्स को अपना खुद का और निकाल करके उसमें आपका बॉडी मास इंडेक्स कितना है कमेंट में ज़रूर करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।